Hello students, in this top video we discuss the third method of financial statement analysis, that is the trend analysis. Trend analysis क्या है? ट्रेंड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक वो मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस में होने वाली अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि हम एक ईयर को बेस ईयर लेकर, एक ईयर की फिगर को बेस ईयर लेकर उसके कंपैरेटिवली हम अपने जो आने वाले टाइम पीरियड जो अलग अलग ईयर्स हैं उनकी जो भी ट्रेंड में, उनकी जो भी सेल्स में, प्रॉफिट्स में या स्टॉक में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है, अपवर्ड्स हो रही हैं या डाउनवर्ड हो रहे हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, जनरली आपको एक बेस ईयर सेलेक्ट करना होगा कि किस ईयर को आप बेस ईयर ले सकते हो, किस ईयर को आप बेस ईयर लेकर अपने जो भी एनालिसिस है उसको प्रॉपरली मेजर कर सकते हो, प्रॉपरली उसको इवेलुएट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद हम उस ईयर को बेस ईयर लेकर उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी एनालिसिस है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टेकिंग 2009 एज अ बेस एंड इंटरप्रेट दैम। इसमें उन्होंने कहा कि जो आपको फिगर्स दी हुई हैं सेल्स की, स्टॉक की या प्रॉफिट्स की, उसकी आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, लेकिन आपको 2009 को बेस ईयर लेना है। यहाँ पर हमें उन्होंने मेंशन किया है, आगे आपको फिगर दी हुई है 2009 की, 10 की, 11, 12 एंड 13 की, जी आपको स्टॉक की, सेल्स की एंड प्रॉफिट्स की वैल्यू दी गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, इसको मेजर करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप ट्रेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे। परफॉर्मा बनाओगे आप 2009, 10, 11, 12, 13 और उसके अकॉर्डिंगली पहले सेल्स की लेंगे हम 2000, ऐसे सारी अमाउंट को हम मेंशन कर देंगे ईयर वाइज। तो इसको तो हमने बेस लिया है, तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी हमारे पास 100। तो 2010 की कितनी होगी 2340 डिवाइडेड बाई 1881 मल्टीपल बाई 10, दैट विल बी 124। देखो मैं आपको कर कर बता रही हूँ, 2340 डिवाइडेड बाई बेस ईयर 1881 एंड मल्टीपल बाई 100, दैट विल बी 124। इसी तरह नेक्स्ट 2011 की लेंगे, 2655 डिवाइडेड बाई 1881 डिवाइड मल्टीपल बाई 100, दैट विल बी 141। इसी तरह हम सभी ईयर्स की कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम स्टॉक का लेंगे, 709 हमारा बेस है तो इसकी 100 होगी, 781 डिवाइडेड बाई 709 दैट विल बी 110, 816 डिवाइडेड बाई 709 मल्टीपल बाई 100, 944 डिवाइडेड बाई 709 मल्टीपल बाई 100, 1154 डिवाइडेड बाई 709 मल्टीपल बाई 100। ठीक है, इसी तरह हम प्रॉफिट और टैक्स की कैलकुलेट करोगे। तो इस परसेंटेज के ज़रिए हम देखेंगे कि हमारी सेल की जो ट्रेंड है वो अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड, इसी तरह हमारा स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और जो भी हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज है उसमें भी क्या अपवर्ड्स और डाउनवर्ड आ रहे हैं। देखो कैसे एक्सप्लेन किया, द सेल क्या हुआ रही है आपकी, पहले 100% थी, फिर 124। तो इससे क्या इम्प्रूव हो रहा है कि आपकी सेल की परसेंटेज है जो वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। और जो स्टॉक की परसेंटेज है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। द इंक्रीज इन स्टॉक क्या है, 2009 से कंपैरेटिवली 2013 में क्या है, इंक्रीज है। इसी तरह प्रॉफिट की परसेंटेज भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इस मेथड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी सेल्स की और अपने स्टॉक की किसी भी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम मेजर कर कर उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप जानते हो कि कैश हो जो वो हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कैश के बिना हमारे बिजनेस की
ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर, जैसे हमारी बॉडी की बैकबोन होती है वैसे ही किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए कैश का हेल्दी होना, कैश का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ बैकबोन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, हमारे डेली डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी पे करने के लिए, वेजेस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, अपने डे टू डे वर्किंग के लिए हमें कैश चाहिए बिजनेस में। तो कैश हमारे पास कितने सफिशेंट मात्रा में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से हमारे पास कैश एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आया और कहाँ कहाँ से पर हमने उस कैश को यूज़ किया, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। इट मीन्स दैट कहाँ से कैश का इनफ्लो हुआ और कहाँ कहाँ से कैश का आउटफ्लो हुआ, ये हमारे बिज़नेस की सक्सेस के लिए, हमारे बिज़नेस को ग्रोथफुली और एफिशिएंटली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज़ वेयर द, कहाँ से हमारे पास कैश आ रहा है और कहाँ से इनफ्लो है कैश का और कहाँ पर आउटफ्लो है। तो कैश जो फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें ये शो करेगी कि हमने कैश को कहाँ यूज़ किया, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स की परचेज़ करने में, जहाँ डिविडेंड पे करने में, जहाँ किसी भी मशीनरी को ख़रीदने में, जहाँ डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है उनका हमने क्या ट्रीटमेंट किया। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि कहाँ से हमारे सोर्सेज हैं उसकी और कहाँ पर हमने उसकी यूज़ की है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे जैसे कि कैश, उसको तो आप जानते हो, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट मीन्स हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करेंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने थोड़े पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनको हम जल्दी से सेल कर सकते हैं और उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ आपके साथ आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज़ ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज, कहाँ से कैश आपके पास आ रहा है और कहाँ पर आप कैश को यूज़ कर रहे हो, कहाँ पर उसकी मतलब फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम 3 पार्ट्स में प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सेकेंडली कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। thirdly, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना वो ये 3 एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सबसे पहले हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इन तीनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर हमारी कैश फ्लो सब स्टेटमेंट कंप्लीट होगी और उसके एंड पर जो रिज़ल्ट होगा दैट विल बी द एनालिसिस ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट इज़ क्लोज कि आपने जहाँ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या आपकी कैश का फ्लो है जो वो इक्वली चल रहा है, ताकि आपका जो करंट बैलेंस ऑफ कैश है वो इक्वल आया है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोसीडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंटरप्राइजेज एंड अदर एक्टिविटीज़ आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इट मीन्स इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को शो करेंगी, जहाँ पर आपने डिविडेंड पे किया, रीपे ऑफ लोन किया, इन्वेस्टमेंट्स के विदाउट आपने कहाँ से पैसा आपके पास आया। ठीक है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपके पास क्या आएगा? कैश रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, कैश रिसीव्स फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, कैश पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, और कितनी आपने इंश्योरेंस चार्ज की,
टैक्स पे किया, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज की, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह कितनी आपने रिसीट की, कमीशन की, कितनी रिसीट की लोन की, कितनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर कर कितना डिविडेंड आपने रिसीव किया, जहाँ इंटरेस्ट लोन्स पर आपको रिसीव हुआ, जहाँ पेमेंट की आपने एम्प्लॉयज़ की, जहाँ परचेज़ की आपने सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, कैश रिफ़ंड हुआ आपका टैक्स, कभी कभी टैक्स रिफ़ंड भी हो जाता है ना, तो उसको भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इन दैट फॉर्म ऑफ लॉन्ग एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपने कहाँ कहाँ पर एसेट्स परचेज़ किए, जहाँ सेल की आपने एसेट्स की। कैश पेमेंट अक्वायर्ड फ्रॉम द एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर आपने सेल की है, कैश पेमेंट ऑफ द शेयर्स अक्वायर किए आपने जब किसी भी तरह का और इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा। ठीक है, कैश फ्रॉम वारंटीज ली, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा, एडवांस पेमेंट कैश रिसीव किया लोन्स की या किसी भी और थर्ड पार्टी से। ठीक है, ये सभी कुछ किस में आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और लास्टली हमारे पास है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दैट इंक्लूड्स द ओनर्स कैपिटल, दैट मीन्स कब आपने शेयर इशू किए, डिवेंचर्स इशू किए, जहाँ रिडीम किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए जहाँ रिडीम किए, या किसी भी तरह के डिविडेंड की पेमेंट की, वो भी इसी में आएगी। ठीक है, इन तभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर कर हम प्रिपेयर करेंगे हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें हम कुछ टिपिकल आइटम्स इंक्लूड होंगी। ठीक है, उसमें हम लेंगे सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मीन्स according to accounting standard 3 provide that cash flow associated with the extraordinary item should be classified as arising from the operating, investing and financing activity as appropriate to the separately disclosed in the cash flow statement to enable users to understand their nature and effect of the present and future cash flow of the enterprises। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, चाहे ऑपरेटिंग से, चाहे इन्वेस्टिंग से, उनको हम अलग से डिस्क्लोज़ करेंगे ताकि जो भी यूज़र्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, उनको वो हर इंफॉर्मेशन को वो क्लियरली शो करें। सेकेंडली, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कैश फ्लो एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, अलग अलग से शो किया जाएगा कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है, कितना डिविडेंड। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए ये दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हैं तो उसके लिए ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल है दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज मीन्स जिनका बिजनेस है फाइनेंस का, डिविडेंड रिसीव उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन उनके लिए इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस को चलाने के लिए, और नॉन ऑपरेटिंग के लिए क्या है को फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑल्सो फॉर द नॉन फाइनेंशियल। इसी तरह टैक्स और ऑन इनकम होते हैं, हमें कुछ ना कुछ टैक्स पे करना होता है और उसको भी हम सेपरेटली डिस्क्लोज़ करेंगे, और दैट इज़ द पार्ट बनेगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्क्लोज़ करने के लिए। टैक्स जो हमारी इनकम पर अराइज हो रहा है दैट इज़ द आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस, और उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे हम हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए टाइम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।